वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की सीएसआईआर की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप लोगों ने आज एग्ज़ाम आईसीआर एआरएस नेट का दिया है तो होपफुली कि आपका पेपर वो अच्छा रहा हो और आप लोगों के एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे रहे हों। और ये अच्छी बात है कि बीच में आपका एग्ज़ाम्स हो गया तो आपको अपने प्रिपरेशंस का जो लेवल है उससे भी चेकआउट करने का एक बीच में आपको मौका मिल गया। और होपफुली कि इसके बाद अब और ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्पीड अप करेंगे। बिकॉज़ जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि 6 से लेकर के 8 जून आपका जो है वो एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस की गई है पहले से ही। आपको मालूम है सीएसआईआर का इस बार का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6, 7, 8 जून 2023 में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएँगे। सो ये वो टाइम है जहाँ पर आपकी स्टडी के साथ-साथ में आपको अपने प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को या यूनिट वाइज़ आपके जो पेपर्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। साथ-साथ आप अपने आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बिल्डअप हो पाएगा। सो इस टाइम पे आपको थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई के स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना होगा और स्पीड अप लाना होगा। आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप अपने सिलेबस के जो अभी सिलेबस कवर नहीं हो सका है उनको आप कवर भी करते रहिए, साथ-साथ उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते रहिए, राइट? और होपफुली कि आप लोग अपना अपने हिसाब से ये चीज़ें कर भी रहे होंगे। अगर आप में से कोई लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं सीएसआईआर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से तो एमएस बायोलॉजी ने अपना एक ऐप अभी लॉन्च किया है। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से मालूम चल गया होगा वीडियोस के माध्यम से, कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। सो एमएस बायोलॉजी का ऐप भी है और उस ऐप पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे देखने के लिए। मैं आपको अभी एक उसका व्यू दिखाता हूँ, होपफुली कि आप उसको देख पाएंगे। ये अगर एमएस बायोलॉजी का ऐप का आपको इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। जैसे इसमें यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट पेपर का है, इसके बाद सीएसआईआर का नेट का टेस्ट सीरीज है जिसमें आप मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंस दोनों के पेपर को आप देख सकते हैं। पीजीटी उत्तराखंड के लिए कोर्सेज है और केवीएसपीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो जो लोग अभी सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सपोज कि वो अपने अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। इस कोर्स में अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे कि नंबर पहला आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो भी आपके लाइफ साइंस वाले अगर आप कोर्स को परचेस करते हैं तो इस लाइफ साइंस में आपको क्या-क्या चीज़ मिलेगा। 5 ईयर्स के 5 आपके क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे जो कि पूरी तरीके से आपका एकदम सॉल्व होगा और आपके जो सॉल्यूशंस होंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। सेम आपको वही इंटरफेस मिलेगा जो इंटरफेस आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है। लाइक एज़ जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई ओपन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे आपको ये 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे सपोज अभी ये खुला हुआ है तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर मिलेंगे और सभी पार्ट के जिस पार्ट पे आप जाना चाहते हैं आपको उस पार्ट पे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और जो भी आंसर आपने किया हुआ है उस आंसर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ व्यू पे जाएंगे तो ये आंसर का जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है और बाकी ज़्यादा जो पॉइंट है वो आपके सही क्यों है, इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अगर आपको उसका गलत और सही होने का जो लॉजिक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है तो दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से बिल्डअप हो रहा होता है। सिर्फ आंसर लगाना कि हाँ ये सही है ये गलत है, ये अपने आप में इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस टेस्ट सीरीज़ में। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन आप करते चले जाएंगे सब पे टिक होता जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है कि टाइम आपका शो होता रहता है, तो मतलब आपको सेम वही फीलिंग आएगी जो फीलिंग आप एग्जाम हॉल में बैठ करके देते हैं। पार्ट सी के भी जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, पार्ट ए भी जाना चाहते थे यहाँ भी जा सकते हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 जो है वो मिल जाते हैं आपको, दैट इज़ क्वेश्चन पेपर। और इसके साथ-साथ में 5 क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको यहाँ पे बाकी जो चीज़ें मिले बाकी जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या-क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके साथ में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा यूनिट वाइज, जैसा कि कॉमन पेपर का मिलेगा मीन्स पार्ट ए का। बाकी आपके पार्ट बी के जो होंगे वो सारे के सारे यूनिट वाइज आपके होंगे। 13 यूनिट का पूरा पूरा आपको यहाँ पे दे रखा होगा।
सारे यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। सपोज अगर आप बायोकेमिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये टेस्ट पेपर काफ़ी आपके लिए अच्छा है। अगर आप में से जो भी कोई लोग टेस्ट को परचेस करना चाहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस को और थ्रेशोल्ड पे आप ले जाना चाहते हैं, क्लास के साथ साथ में क्लास के टेस्ट बुक पढ़ने के अलावा आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो आप अगर इस टेस्ट कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखी गई है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ और सिर्फ 1000 का आपका ये पूरा कोर्स है और इस पूरे कोर्स में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है। आप 1 ईयर तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब अगर आप अभी परचेज करते हैं तो 2024 का जो अप्रैल होगा वहाँ तक आपका वैलिडिटी रहेगी। तो आपके बीच में एक बार का नेट का एग्ज़ाम आपका और हो जाएगा। तब तक आपके लिए ये कोर्स आपका लाइव रहेगा, आप आसानी से उसको काम कर पाएंगे। सो 1000 रुपीज़ का ये कोर्स है, आप उसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। सो आते हैं हम लोग आज की क्लासेस पे। बेसिकली आज हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। और उसमें हम लोग आज ब्रीफ करेंगे दैट इज़ सेल को लेकर के कि क्या क्या कॉन्सेप्ट और कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आपको बना करके पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमको मालूम है अच्छे तरीके से कि अगर देखा जाए तो प्रॉपर्ली 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। दैट इज़ पहले तो अगर देखा जाए तो मीन्स 2 टाइप के सेल्स हैं आपका, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स है और आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, राइट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो उसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो 3 टाइप के सेल्स आपके यहाँ पे आते हैं। तो नंबर पहला दैट इज़ एनिमल सेल्स है जो कि आपका यूकैरियोट में आता है। नंबर दूसरा है आपका प्लांट सेल जो कि आपका यूकैरियोट में आता है। और नंबर तीसरा आपका बैक्टीरियल सेल जो कि आपका प्रोकैरियोटिक में आता है। तो नॉर्मली आपके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में कुछ कॉमन जो फीचर्स होते हैं वो कुछ आपके कॉमन होते हैं, कुछ फीचर्स जो होते हैं आपके वो डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेल का जो आउटलुक है वो किस तरीके से आपको दिखाई देता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन होती है, क्या चीज़ें इसमें डिफरेंट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो नॉर्मली आप लोअर क्लासेस में पढ़ कर के आ चुके हैं, उनको यहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि CSIR में से डिफरेंसेस नहीं पूछता है आपसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या हैं। बट फिर भी आप एक ब्रीफ ले लीजिए। आपको बताया जा चुका है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो बेसिकली ऐसी सेल्स होती हैं जो कि नॉर्मली अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है। ना ही यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, ना ही आपके यहाँ पे कोई सेल ऑर्गेन्स लाइक एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गेन्स क्या होते हैं, मिसिंग आउट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक के केसेस में जस्ट सिर्फ क्या पाया जाता है दैट इज़ उनका मीन्स जो आपका DNA होगा, मीन्स जेनेटिक मटेरियल होगा वो पाया जाएगा। और आपका राइबोसोम्स पाया जाता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। बाकी उनका पूरा साइटोसोल होता है जैसा कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बैक्टीरियल जो सेल्स है आपका किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है, राइट। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका जो येलो कलर वाला दिखाई दे रहा है ये सब सारे इनके क्या है, DNA है, मीन्स आपके इनका जेनेटिक मटेरियल है। और रेड कलर वाले जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, आपके राइबोसोम्स हैं। सो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो जाता है दैट इज द प्रिमिटिव सेल्स, मीन्स वो सेल्स आपकी पुरानी सेल्स होती हैं, अनडेवलप्ड सेल्स होती हैं। उनमें आपका पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट्स होता है जैसे ऑर्गेन्स का बनना, ये सारा सब कुछ वहाँ पे नहीं होता है। तो ये आपका नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स के फीचर्स होते हैं। आएंगे हम लोग अभी डिटेल में भी, बट यहाँ पे पहले ब्रीफ कर देते हैं। देन अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली 2 टाइप के सेल्स कैटेगराइज किए जाते हैं। दैट इज वन इज द एनिमल सेल्स एंड अदर इज द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का अगर हम लोग ब्रीफ आउट करें, मीन्स अगर लुक आउट करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली जो होते हैं इनका जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है वो तो सब सिमिलर होता है, सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। बट कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या होता है, माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले हम लोग उनको देख लेंगे जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो एनिमल सेल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो एनिमल सेल्स के आउटर पार्ट का जो मेम्ब्रेन होता है वो उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा यहाँ पे कोई भी आउटर कवरिंग नहीं पाई जाती जस्ट लाइक ए सेल वॉल। जबकि अगर प्लांट सेल्स की आप बात करेंगे तो मेम्ब्रेन के अलावा इनके पास एक आउटर कवरिंग भी पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं दैट इज़ द सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली प्लांट सेल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे सेल वॉल होगा, जबकि एनिमल सेल्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन से कवर होगी। बाकी सब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होगा। तो यहाँ पे कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। पहला डिफरेंस आपको यही दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक ऑर्गेन्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दैट इज द सेंट्रियोल, जो कि एनिमल सेल्स का क्या होता है, फीचर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में इनकी अकरेंस नहीं पाई जाती है।
तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस प्लांट सेल्स में आपको ग्रीन पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ माइनर जो चीज़ें होती हैं वो प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंसेस है वो ये कि प्लांट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसका मैक्सिमम जो एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, वो आपका इस पूरे जो बड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको आप वैक्यूल बोलते हैं। इस वैक्यूल से क्या होता है, कवर होता है। प्लांट सेल्स के कंपेरिजन में अगर आप एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में या तो पहले वैक्यूल्स पाया नहीं जाएगा, और अगर पाया भी जाता है तो उनकी साइज बहुत क्या होती है, छोटी होती है। सो स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल्स के, जबकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज़ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे लिख रखी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियोलस दोनों में पाया जाता है, क्रोमोसोम दोनों में पाया जाते हैं, गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग होती हैं, मतलब कॉमन होती हैं। यहाँ पे आप देखिए सेल वॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडेस्माटा जो कि दो नेबरिंग सेल्स के आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, इनके थ्रू दोनों सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा आपका एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, राइट। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले ही बताया कि ये प्लांट सेल्स के फीचर्स होते हैं, यहाँ पे एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होगा। और बाकी जो चीज़ें होती हैं, मेम्ब्रेन यहाँ पे भी पाया जाएगा, मेम्ब्रेन यहाँ पे भी पाया जाता है। राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट प्लांट सेल्स में भी होंगे, और राइबोसोम आपका एनिमल सेल्स में भी होता है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें डिफरेंस आएंगी। वैसे ये डिफरेंसेस आपके लोअर क्लासेस से पूछे जाते हैं, CSIR के एग्जाम्स में आपके ये डिफरेंसेस नहीं पूछे जाएंगे कि हाँ एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको इसको अच्छी तरीके से जानते रहना है, राइट। सो सारी सेल्स में जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ आपस में क्या है, इनके वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस आपको ढेर सारे दिखाई देंगे। इन वेरिएशंस के बावजूद भी इन सेल्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्या होती है, कॉमन होती है सारे सेल्स में। कॉमन जो फीचर्स हैं वो कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बताना होता है कि जितने भी लिविंग सिस्टम पाए जाते हैं उन लिविंग सिस्टम में बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आप जानते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे आपका प्लांट सेल हो, चाहे आपका एनिमल सेल्स हो, चाहे आपका बैक्टीरियल सेल्स हो, सभी सेल्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। So plasma membrane is the characteristics unique feature of all kind of cells. No any one cells can survive without plasma membrane. So if somebody asks to you what is the common feature in all kind of a cells or all domain of a life, though, so basically you have to answer that is the plasma membrane or biological membrane. So biological membrane is the common features and common part of all kind of a cells existing in the all domains of the life, like as a prokaryotic, like as a archaebacteria, like as a plant, like as a animal, fungus, whatever, जो भी आप सेल्स के बारे में आप जानते हैं, उन सारे सेल्स में जो चीज़ कॉमन है वो दैट इज़ द क्या है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पाया जाना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सब में क्या होता है, सिमिलर होता है। सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं उनके प्रोटीन और लिपिड के परसेंटेज में, जिनको कि हम लोग डिटेल में देखेंगे और जानेंगे। लेकिन ऐसा कोई सेल्स नहीं है कि वो सेल्स हो और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। सेल वॉल नहीं होगा चलेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाउंड्री सेल का, जिसमें कि पूरे का पूरा सेल सेप आपका इंक्लोज होता है, उसमें आपका चीज़ों का पाया जाना, मतलब वो मेम्ब्रेन का पाया जाना कंपलसरी होता है, राइट। कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिकली टर्म डिफाइन किए जाते हैं, जैसे लाइक एज अगर हम लोग ये सपोज कीजिए कि आपका पूरा ये मेम्ब्रेन है, मीन जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम आप दे रहे हैं, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर के फ्लूइड को, पूरा ये जो पूरा को फ्लूइड दिखाई दे रहा होता है, इसको आप बोलते हैं दैट इज अ साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली वो लिक्विड मटेरियल होता है जहाँ पे सारे के सारे आपके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमिटेड होते हैं, पाए जाते हैं। इसके साथ में ये जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिल करके बेसिकली बनाता क्या है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, दैट इज द न्यूक्लियस और प्लस साइटोप्लाज्म। ये दो चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, सो बच्चे उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते, नहीं बता पाते।
आप उनको अच्छे तरीके से जान लीजिए, समझ लीजिए। पूरा ये जो मेम्ब्रेन के अंदर का कंपार्टमेंट है, सारा पूरा को टोटल न्यूक्लियस पर पूरा ये आपका गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको मिला देंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म के 2 कंपार्टमेंट हैं। पहला है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि इस न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर न्यूक्लियस को हाइड कर दें तो जो चीज़ बचेगी उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इस साइटोप्लाज्म को प्लस आप न्यूक्लियस को दोनों को क्या करें? ऐड कर दीजिए, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आपका प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी आपसे यही साथ में ही प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलावा प्रोटोप्लास्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लास्ट आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म आपका क्या है, और साइटोप्लाज्म आपका क्या है। तो इसको आप याद रखिए कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कि ये जो आपका प्लांट सेल्स होता है, इसमें आउटर कवर किसकी? आपकी सेल वॉल की है। तो सेल वॉल जब आपका यहाँ से पूरा क्या किया जाए? रिमूव कर दिया जाए, तो बाकी आपका जो प्लांट सेल्स बचेगा सिर्फ कैसा बचेगा आपका? दैट इज द मेम्ब्रेन के अलावा। So plant cells without cell wall is known as the protoplast। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। एक टर्म आपको यहाँ पे और भी बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म के अलावा आपका आता है साइटोसॉल, नाम कई बार आप लोगों ने सुना होगा। और जनरली ज़्यादातर केसेस में साइटोसॉल को साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल, दोनों के नाम से इंटर्न कन्वर्जिबल वर्ड के तरीके से इसको यूज किया जाता है। साइटोप्लाज्म को कभी कभी आप साइटोसॉल लिख देते हैं, साइटोसॉल को कभी कभी आप साइटोप्लाज्म लिख देते हैं, बट बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द साइटोसॉल एंड साइटोप्लाज्म। Just like protoplasm and cytoplasm, exactly they are not similar, they are different. In the same way, cytosol and cytoplasm is also not a same, they are the different. How? बेसिकली आपने देखा है कि जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं प्रोटीन के, जिनको कि आप साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन आपके जो होते हैं वो प्रोटीन्स के मिलकर के बने होते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है। क्या ये साइटोस्केलेटन आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है? सो आंसर इज नो। बहुत सालों तक ये दिमाग में रहा कि प्रोकैरियोटिक के केसेस में साइटोस्केलेटन नहीं पाए जाते हैं, बट बहुत रिसेंटली जाकर के डिस्कवरी हुई कि साइटोस्केलेटन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन उनके जैसा स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग करने वाला उसमें भी पाया जाता है। इसके अलग अलग उसके नाम होते हैं। सो साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि ये जो आपका लिक्विड फ्लूइड मटेरियल है, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें साइटोस्केलेटन प्लस लिक्विड मटेरियल इज इक्वल टू साइटोसॉल। क्या क्या कहलाएगा? दैट इज द साइटोस्केलेटन प्लस एक्वस मटेरियल या लिक्विड मटेरियल, इसको हम मिला क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन साइटोसॉल को अगर आपको डिफाइन करना होगा तब क्या बताएंगे कि ये साइटोप्लाज्म में से अगर साइटोस्केलेटन को क्या किया जाए? माइनस कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ वो क्या बचे? एक्वस पार्ट बचे, मीन्स लिक्विड पार्ट बचे, तो उसको आप बोलते हैं साइटोसॉल। सो प्रोकैरियोटिक के केस में यहाँ पर कोई भी साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, दैट तो सिर्फ क्या पाए जाते हैं? आपके यहाँ पे लिक्विड मटेरियल पाए जाते हैं। तो उनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? दैट इज द, उनको साइटोसॉल के नाम से यूज किया जाता है। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक के लिक्विड पार्ट को डिफाइन करने के लिए हम साइटोसॉल वर्ड का यूज करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के लिक्विड मींस मेम्ब्रेन के अंदर के मटेरियल को डिफाइन करने के लिए साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करते हैं। तो साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये 4 वर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपको जो फिगर ये दिखाया जा रहा है डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में, दैट इज बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, एनिमल सेल्स के बारे में, प्लांट सेल्स के बारे में, उनको आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे आपस में क्या होते हैं। लेट मी रेज ऑल दोस थिंग्स, दे आर लुकिंग वेरी। सो जनरल व्यूज़ होने के बाद हमको ये समझ में आता है कि नॉर्मली आपके जो सेल्स दिखाई देते हैं वो सभी सेल्स में पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी एक रोल है। तो आपको सेल बायोलॉजी में ये सारे जितने भी आपको ऑर्गन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स, मीजोसोम्स, ये सभी जितने भी ऑर्गेनेल्स आपने यहाँ पे देखे हैं जो आपको लिखे हुए हैं, इन सबको वन बाय वन आपको क्या है पढ़ना रहता है और इनसे सवाल भी आपके बनते हैं, खास करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्गी बॉडी से, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्लोरोप्लास्ट से, लाइसोसोम से, पेरोक्सिसोम से, ये कुछ इंपॉर्टेंट, और साइटोस्केलेटन से, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं जहाँ से सवाल आपके इस एग्जाम में बनता है। ओके, सो सिमिलरिटीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं किसी भी सेल्स में। तो आपको मैंने पहले बताया कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या है सब में सिमिलर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कॉमन फीचर ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि आप बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इज द कॉमन फीचर। ओके, कॉमन फीचर होता है ये सभी सेल्स का, जितने भी सेल्स आपके होते हैं सभी में कॉमन पाया जाता है ये, राइट। बाकी जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट इसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो पूरा का पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको कैसे यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है। अगर ऐसा होगा तो उसको आप यहाँ पे यूकैरियोटिक के पास बताएंगे यस, प्रोकैरियोटिक के बताएंगे नो। तो इसके बेसिस पे ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे कि क्या सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक में आंसर है दैट इज नो। प्रोकैरियोटिक के पास ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ना ही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे कहाँ से। वायरस आपका कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, ये एक बेसिकली आपका इन्फेक्शियस एजेंट होता है। नॉन लिविंग कैटेगरी में, मतलब दोनों के लिंक बोले जाते हैं, लेकिन आप इनको डिफाइंड ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे नहीं कर सकते। इनको जब भी डिफाइन किया जाता है तो दे आर द इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शियस पार्टिकल, राइट। तो ये कोई सेल्स नहीं है। तो नॉर्मली हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो क्या क्या है, नंबर पहला है यूकैरियोट है, दूसरा आपका बैक्टीरिया है मीन्स प्रोकैरियोट है, और तीसरा आपका आर्किया है। ये आपके तीन क्या है लाइफ के डोमेन्स हैं, राइट। यूकैरियोटिक में क्या क्या आ सकता है आपका, प्रोटिस्टा आते हैं, फंजाई, एल्गी, सीड्स, और इसके बाद आपके जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, ये सब आपके आ जाते हैं। एल्गी हुआ, फंगस हुआ, प्रोटोज हुआ, पोरीफेरा, सिलेंडेटा, काउंटरमीटा, जितने भी लोअर क्लासेस के एनिमल्स हैं आपने पढ़ रखे हैं, ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, दैट इज यूकैरियोटिक में। और बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया आपका यू बैक्टीरिया है, दूसरा आपका आर्के बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में क्या क्या आएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड नॉन ग्राम बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। ये चार कैटेगरी के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं। ट्रू बैक्टीरिया का मतलब ये हुआ कि इनकी नॉर्मल जो लिविंग अकरेंस होती है वो नॉर्मल कंडीशन से पाई जाती है। आर के जो बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली स्ट्रिंगोफाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रेयर कंडीशन में पाए जाने वाले एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मल जो कंडीशंस होती हैं वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन हो, राइट, या हाई टेम्परेचर हो, हाई कोल्ड हो, इस तरीके के जो कंडीशंस होते हैं, एडवर्स जो कंडीशंस होते हैं, एडवर्स कंडीशंस में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पहला उनका कैटेगरी है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हेलोजन का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि थर्मोजेटोफाइल्स होते हैं, मतलब कि एसिडिक कंडीशन में भी रह सकते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एंड आर्किया, ये तीन आपके लाइफ के डोमेन्स हैं, और तीनों में क्या क्या सेल्स आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप के, आपको यहाँ पे दिखाया गया। और इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि कॉमनली पढ़नी होंगी। सभी के मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, बट मेम्ब्रेन का जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है या जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड का, वो अलग अलग होता है। और पाए जाने वाले जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। उनको हम लोग वन बाय वन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पूरे सेल्स में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नंबर दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, नंबर तीसरा विदाउट मेम्ब्रेन। कभी कभी आपसे प्रॉब्लम देकर के पूछा जाता है कि कौन कौन से मेम्ब्रेन इसमें सिंगल वाले हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन इसमें डबल वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके पूरे सेल्स में, चाहे वो प्लांट सेल्स हो चाहे वो आपका एनिमल सेल्स हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि एक आपकी इनर मेम्ब्रेन होगी, एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी।
याद कीजिए आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल लेयर की होती है, जिसमें आपने पढ़ा है कि आउटर लेयर तो नॉर्मल होती है, बट इनर वाली लेयर क्या होती है, ऐसे फिंगर लाइक पोजीशंस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, इसमें ऐसे फोल्डिंग होती है, राइट। और जिसको कि आप क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, है ना। लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आए हैं, तो होपफुली आपको ये याद भी होगा, और अगर अभी आप इसको समझ देख रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी आप लोग देख करके आए हैं कि यहाँ पे आपका इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगी, और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं दूसरे वाले से, जिसको कि आप क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, राइट। और इसके बाद आपने न्यूक्लियस के बारे में भी देखा हुआ है कि न्यूक्लियस आपका क्या होता है, कि एक तो आपकी जो न्यूक्लियस होती है उसका अंदर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है, बट ये डबल मेम्ब्रेन आपस में कॉन्टीन्यूस नहीं होते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। तो इनकी मेम्ब्रेन जो होती है कैसी होती है, डिसकॉन्टीन्यूस। तो इनके आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, ऐसे निकला हुआ होता है गोल्गी बॉडी लाइक दैट, ऐसे, और बाकी आपके क्या होते हैं, ऐसे बने हुए रहते हैं, राइट। तो ये छोटे छोटे जगह पे क्या होता है आपका, यहाँ पे पोर होती है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, जो कि मटेरियल को आदान प्रदान करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब साइटोसॉल से आपका ये मटेरियल, कोई मटेरियल आपका जो कि जाना चाहता है, वो मटेरियल आपका यहाँ से क्या करेगा, अब यहाँ से यहाँ की तरफ आएगा, या कोई भी मटेरियल आपका यहाँ से जो कि पहले ही प्रेजेंट है वो बाहर तरफ जाएगा। तो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। तो मेम्ब्रेन जो होती है आपकी न्यूक्लियस की, वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, डिसकॉन्टीन्यूस होती है, ध्यान रखिएगा। डिसकॉन्टीन्यूस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपकी मेम्ब्रेन होगी, वो मेम्ब्रेन पूरी तरीके से ऐसे कॉन्टीन्यूस नहीं होगी, बीच बीच में टूटी हुई रहती है, जिससे आप न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्रॉम साइटोसॉल्ट या साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोप्लाज्म टू द, और न्यूक्लियस के अंदर में जो पाए जाने वाले लिक्विड मटेरियल होते हैं, इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जाने के लिए, या न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए जिस पाथवे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। ये तीन आपके ऑर्गेन्स हैं, दैट इज न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो कि आपका क्या है, दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। जबकि अगर आप यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो लाइसोसोम आता है, इसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इसके बाद आपका गोल्गी अपरेटस आते हैं। ये सारे जो आपके ऑर्गेनल्स हैं वो बेसिकली दैट इज द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो आपसे, और विदाउट मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं, दैट इज द राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऐसा पार्ट है जो कि इसको अगर देखा जाए तो उसको सेल ऑर्गेनल्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। डिफाइन किया गया था ऑर्गेनल्स को लेकर के कि कोई भी मेम्ब्रेन जो कि कोई भी पार्ट जो कि कोई भी ऑर्गेनल्स जो कि सेल्स में पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन से अगर बाउंड किया गया होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो राइबोसोम्स होता है वो कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है। दैट इज़ वाई आप प्रोकैरियोटिक के लिए बोलते हैं कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि वहाँ पे आपने देखा है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम कोई एक्चुअली आपका ऑर्गेनल्स नहीं है, वो विदाउट मेम्ब्रेन का पाया जाने वाला एंटाइटीज़ है, राइट। तो सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन से पाए जाने वाले जो पार्ट थे वो आपने यहाँ पे देख लिए। तो आपने देखा कि बेसिकली किस तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के डोमेन्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, और सेल्स में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं उनका क्या क्या इस तरीके से आपकी बाइंडिंग मतलब मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ के बारे में, कि जो कि आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज़ को यहाँ पे दिखाया गया वेन डायग्राम से, कि नंबर पहला है हैव अ सेल्स दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों ही टाइप के जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक होंगे चाहे आपके यूकैरियोटिक होंगे, उन सेल्स में या कोई भी सेल्स हो, बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाली कोई भी जो सेल्स होगी, उसके आउटर पे मतलब जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सब में क्या होती है, कॉमन होती है पूरे सेल्स में। दूसरा हैव अ साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म।
कोई भी मटेरियल होगा, मतलब कोई भी सेल्स होगा, उसके अंदर में क्या होगा, आपका लिक्विड भरा हुआ होगा और बाहर से क्या हो गया, फिर कवरिंग। साइटोसॉल भी आपका क्या है, कॉमन फीचर है सारे सेल्स का। जब आपका साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल सूख जाएगा तो उसको आप नॉन लिविंग सेल्स बोलना शुरू कर देते हैं। हैव राइबोसोम, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिखाई देता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम आपका चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे आपका यूकैरियोटिक हो, दोनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तीसरा और चौथा, दैट इज द डीएनए, दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और दोनों के पास ही डीएनए ही होता है, और दोनों का ही जो ओरिएंटेशन है कैसा है, राइट हैंडेड है, राइट। ये बात अलग है कि प्रोकैरियोटिक में आपके सिंगल एक डीएनए पाए जा सकते हैं जिसको आप न्यूक्लियाइड बोलते हैं, यूकैरियोटिक में मोर देन वन आपके पाए जाते हैं, जैसा आपका जो है वो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो कॉमन आपके जो सिमिलरिटीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये 4 पॉइंट हैं जहाँ पे आप इन दोनों को बता सकते हैं कि दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो नंबर पहला आपका मेम्ब्रेन, नंबर दूसरा साइटोप्लाज्म, नंबर तीसरा राइबोसोम, चौथा डीएनए। बाकी यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती है, इनकी साइज 0.125 माइक्रो साइज में होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सब डीएनए सर्कुलर होता है, और डीएनए आपका इनका सिंगल होता है, मीन्स एक आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लैकिंग होती है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल से एसेक्सुअल दोनों हो सकता है, सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन होता है, और एग्जाम्पल्स इनके आर्किया और बैक्टीरिया होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सेल्स काफ़ी लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी साइज़ 10 टू 100 माइक्रोमीटर होती है। यहाँ पे आप देखिए 5 मैक्सिमम था, यहाँ पे 10 से शुरुआत हो रही है। मतलब प्रोकैरियोटिक के केस में यूकैरियोटिक सेल्स की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल्स की हो सकता है, मोर देन वन सेल्स का भी हो सकता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डीएनए जो आपका होगा वो लीनियर होगा, और यहाँ पे कई सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 6, 8, 10, 12, 15, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स से पाए जाएंगे। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों से हो सकता है। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी तो आपका मियोसिस होगा, और अगर आपका सोमेटिक सेल्स होगा तो माइटोसिस होगा। तो दोनों तरीके से डिवीजन आपका हो सकता है, और प्लांट सेल्स, ह्यूमन सेल्स क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सो होपफुली कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो सेल है वो क्या है, और सेल का जो यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, कॉमन जो फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दी गई। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन पहले स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम में सवाल वहाँ से आपके बनते हैं, लिपिड रैप्ट से लेकर के, मोबिलिटी से लेकर के, इन सब चीज़ों से लेकर के। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आप CSIR के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या MS बायोलॉजी का ऐप भी क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।